हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जीवों में जनन। और जनन क्या है इस बारे में हम बता चुके हैं कि जीवों के अंदर अपने समान नए जीवों के उत्पन्न करने की जो क्रिया होती है ये जनन क्रिया कहलाती है। जनन जीवों के अंदर पाए जाने वाला एक ऐसा गुण है जो प्रत्येक जीव जाति के अस्तित्व को बनाए रखता है। अर्थात प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में अपने समान नए जीव उत्पन्न करके अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखता है। जनन दो प्रकार का होता है, ये हम भी आप बात कर चुके हैं। हम एक तो होता है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। जीवों में जनन, अलैंगिक जनन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। ठीक है, देखिए अलैंगिक जनन इस प्रकार का जनन है जिसमें एक ही जीव अपने समान नए जीव उत्पन्न करता है और इसमें युग्मकों का निर्माण एवं युग्मकों का संयोजन नहीं होता है। इसमें जो संतति उत्पन्न होती है ये संतति अपने सभी आकारकीय एवं आनुवांशिक गुणों में जनकों के समान होती है। इस तरह की संतति को क्लोन के रूप में भी कहा जा सकता है। देखिए, ये अलैंगिक जनन जो है ये कई प्रकार से होता है। तो हम अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ चुके हैं। विधियां जिसमें हमने पढ़ा कि एक विधि होती है द्वितीय विभाजन के द्वारा होता है। जैसा कि अमीबा के अंदर हम देख चुके हैं कि एक अमीबा दो भागों में विभक्त हो जाता है और दोनों भाग एक नए अमीबा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो यह कहलाता है द्वितीय विभाजन। दूसरी विधि हमने पढ़ी मुकुलन के द्वारा। तो इस प्रकार का जनन आपने देखा यीस्ट यानी एक कोशिकीय कवकों के अंदर इस प्रकार का जनन होता है। साथ में यहां तीसरा प्रकार जो है वो कलिका के द्वारा है। हाइड्रा के अंदर आप देख सकते हैं। इसके अलावा कॉनिडिया नाम की संरचना होती है, उसके द्वारा भी जनन होता है, कवकों के अंदर होता है। चल बीजाणु जिनको हम जूस्पोर कहते हैं उनके द्वारा भी कवक होता है, यानी उनके द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है। साथ में एक जेम्यूल नाम की संरचना बनती है, जेम्यूल उनके द्वारा भी होता है। तो ये विभिन्न विधियां हैं। जैसे द्विविभाजन के द्वारा अमीबा के अंदर देखा जा सकता है, मुकुलन के द्वारा यीस्ट में देखा जा सकता है, कलिका के द्वारा अलैंगिक जनन हमने पढ़ा है हाइड्रा के द्वारा, हाइड्रा के अंदर होता है। कॉनिडिया में पेनिसिलिन या पेनिसिलम कवक के अंदर होता है। चल बीजाणु के अंदर या चल बीजाणु के द्वारा क्लेमाइडो मोनास में होता है, जो कि एक कोशिकीय शैवाल है, क्लेमाइडोमोनास। जेम्यूल के द्वारा स्पंजों में होता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उच्च वर्ग के जो पादप होते हैं उनके अंदर अलैंगिक जनन होता है और उस अलैंगिक जनन को कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के रूप में जाना जाता है। तो कायिक जनन क्या है? सबसे पहले हम बात करें कायिक जनन। कायिक जनन कह सकते हो या इस कायिक जनन को कायिक प्रवर्धन भी कहा जाता है। कायिक प्रवर्धन।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक प्रवर्धन होता है। अब देखिए, कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है कि पादप का कोई भी कायिक भाग, पादप का कोई भी या पादप का कोई कायिक भाग अलग होकर, पादप का कोई कायिक भाग अलग होकर एक नए पौधे का मतलब संतति पौधे, नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। तो इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यानी कायिक प्रवर्धन क्या है? तो हम कहेंगे कायिक प्रवर्धन एक अलैंगिक जनन का एक तरह का प्रकार है। इसमें क्या होता है कि पादप का कोई भी कायिक भाग, अब कायिक भाग क्या होता है, उसकी जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, अलग होकर एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं या हो जाता है, तो इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब जिस भाग के द्वारा पादप में कायिक प्रवर्धन होता है उसे कायिक प्रवर्ध कहा जाता है। कायिक प्रवर्ध, यानी कायिक प्रवर्ध किसे कहते हैं? तो आप समझिए, कायिक प्रवर्ध का मतलब है पादप का वह भाग जो एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है, कायिक प्रवर्ध कहलाता है। अब ये जो कायिक प्रवर्ध है, ये जड़ वाला भाग भी हो सकता है, तने वाला भाग भी हो सकता है और पत्तियों में होता है। लेकिन अलग अलग प्रजाति के जो पादप होते हैं, उन प्रजातियों के पादपों में अलग अलग भाग जो है इस कायिक प्रवर्धन के लिए उत्तरदायी होता है। ऐसा नहीं होता कि सभी पादपों में जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता हो या तने के द्वारा होता हो, ऐसा नहीं है। जिन भागों में एक तरह से कलिकाएं विकसित होती हैं या नए पादप को विकसित करने की क्षमता होती है, उन्हीं के द्वारा कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है। तो यहां हम देखें कि कायिक प्रवर्ध वाला जो भाग है, आपसे पूछा जाए कायिक प्रवर्ध किसे कहते हैं, तो पादप का वह कायिक भाग जो एक नए पादप के जन्म देने के लिए सक्षम होता है या उत्तरदायी होता है, वो कहलाता है कायिक प्रवर्ध। अब ये कायिक प्रवर्ध जड़ भी है, जड़ भाग हो सकता है या तना वाला भाग हो सकता है, तना भाग, और पत्ती वाला भाग भी हो सकता है। यानी अलग अलग वर्ग के पादपों में कायिक प्रवर्ध के रूप में जड़, तना और पत्तियां कार्य करती हैं। अब हम यहां देखिए इस बात को उदाहरणों के द्वारा देखें कि किन किन पादपों, क्योंकि आप देखते हैं आपके आसपास बहुत सारे पादप ऐसे होते हैं जिनमें बीज नहीं बनते हैं, या बीज बनते हैं तो बहुत कम बनते हैं, या बीज बनने से पहले ही उनके फल को अलग कर दिया जाता है। तो ऐसे पादपों को अगर हम विकसित करना चाहते हैं तो उनकी जो विधि है वो बीजों के द्वारा होता है, तब तो लैंगिक जनन होता है। लेकिन इनमें लैंगिक जनन होता नहीं है, उससे पहले ही पादप को बीज को बनने नहीं दिया जाता है, तो उनमें ये कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। आपने बहुत सारे पादप देखेंगे, जैसे गन्ना है, गन्ने के अंदर कायिक प्रवर्धन के द्वारा ही नया पादप विकसित किया जाता है। आलू है, आलू की खेती करते हैं तो उसमें पुष्प उत्पन्न करके फल और बीज बना करके नहीं करते हैं, बल्कि कायिक प्रवर्धन विधि के द्वारा करते हैं। और देखा गया कि अगर मान लीजिएगा कि आलू की खेती
बीज उत्पन्न करके अगर की जाती है तो लगभग साल भर से ज्यादा का समय लग जाता है। लेकिन अगर कायिक प्रवर्धन विधि के द्वारा की जाती है तो 3-4 महीने में आलू की फसल तैयार हो जाती है। तो कायिक प्रवर्धन एक अपने आप में एक पादपों का ऐसा गुण है जिससे नए पादप विकसित हो जाते हैं और एक कम समय में पादप तैयार किए जा सकते हैं। और ऐसे पादप जिनके या तो बीज बनते नहीं हैं या बनते भी हैं तो बहुत कम बनते हैं, या जिन बीजों के अंदर अंकुरण की क्षमता कम होती है, उनको इस विधि के द्वारा कम समय में ज्यादा संख्या में तैयार किया जा सकता है। अब देखिए कायिक प्रवर्धन के लिए कौन कौन से भाग हैं, जड़ भी है, तना भी है, पत्ती है। तो अब हम बात करें जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। जड़ को मूल कहते हैं, रूट कहते हैं। ध्यान देखिए कई जगह जड़ के स्थान पर मूल शब्द का प्रयोग करें या रूट का प्रयोग करें, बात एक ही है। जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। पादपों में देखिए हम पढ़ चुके हैं, जब हमने पादपों की एनाटॉमी पढ़ी, पादपों के अंदर शारीरिकी यानी किस तरह से कौन कौन से भाग होते हैं, तो आपको ज्ञात है कि पादपों में 2 प्रकार की जड़ें या जड़ों का तंत्र पाया जाता है। एक तो होता है मूसला मूल तंत्र और एक होता है अपिस्तानिक मूसला या अपिस्तानिक तंत्र। तो एक तो जड़ होती है मूसला मूल तंत्र, देखिए ऐसे पादप जो बहुवर्षीय होते हैं, द्विबीजपत्री पादप होते हैं, उनके अंदर जो जड़ होती है वो मूसला मूल होती है, जिसमें एक प्राथमिक जड़ होती है और उससे कई छोटी छोटी शाखाएं निकली रहती हैं, जिनको हम द्वितीयक और तृतीयक मूल कहते हैं। तो इस प्रकार की जो मूल है वो मूसला मूल के नाम से जानी जाती है। और दूसरी प्रकार की जो जड़ है वो है अपिस्तानिक जड़ें, अपिस्तानिक मूल तंत्र। ये 11th में आप पढ़ चुके हैं इन चीजों के बारे में कि 2 प्रकार की जड़ें होती हैं। एक बीजपत्री पादप जो होते हैं उनमें अपिस्तानिक जड़ें होती हैं। तो देखिए यहां दोनों तरह की जड़ों के ही उदाहरण देखे जा सकते हैं जिनके द्वारा जड़ नए पादपों को जन्म देती है। मूसला मूल तंत्र के रूप में आप देख सकते हैं कि जो शीशम है, नीम है, शीशम का पेड़ होता है, शीशम और नीम, इन पादपों में जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, बरसात की ऋतु होती है, तो आप देखेंगे इनकी जो जड़ें होती हैं, जो जमीन की गहराई के अंदर चारों तरफ फैली हुई रहती हैं, तो उन जड़ों से कुछ कलिकाएं निकल आती हैं और उन कलिकाओं के लगातार वृद्धि करने से वो जमीन से बाहर आ जाती है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत ऊपर की तरफ आ जाती हैं। और वो अगर अलग कर दी जाएं तो उनसे एक नए पौधे तैयार हो जाते हैं। अर्थात इस तरह की मूसला मूल जो शीशम है, नीम है, इनसे नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? जड़ों के द्वारा। और ऐसा होता है जहां बड़ा एक पेड़ होता है उसके आसपास बहुत सारे नए पेड़ उगाते हैं, तो वो किसके द्वारा होता है? अब ये होता है किसके द्वारा? कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। इसी प्रकार से आप देखें कि जो अपिस्तानिक जड़ें होती हैं, जो छोटी जड़ें होती हैं, झुंड के रूप में होती हैं, जैसे देखिए ये इस तरह की जड़ होती है मूसला मूल, तो इसमें एक मुख्य जड़ होती है ये, और इससे ये पार्श्व जड़ें निकली रहती है जो कि लगातार फैली हुई रहती है। तो इस तरह की जड़ों से भी होता है। और दूसरी होती है अपिस्तानिक जड़ें, जैसे आप देखिए एक उदाहरण है, जैसे डहलिया है, शकरकंद है, शकरकंद है, डहलिया होता है एक पादप, डहलिया। अब देखिए इनमें जैसे यहां ये जड़ें निकली हुई और इससे ये इस तरह की गांठनुमा संरचनाएं निकली हुई हैं। अब इनको अगर अलग कर दिया जाए
तो अलग करने से ये एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती है, नया पौधा बना लेती है, नया पौधा विकसित हो जाता है। देखिए यहां आप इतना ही याद रखेंगे कि उदाहरण के रूप में कि मूसला मूल तंत्र के द्वारा भी कायिक प्रवर्धन होता है, जैसा कि आप शीशम और नीम के अंदर देख सकते हैं। अपिस्तानिक मूल तंत्र के द्वारा होता है, जैसे शकरकंद है, डहलिया है, इन तरह के पादपों में नए पौधे विकसित हो जाते हैं जड़ों के द्वारा, कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया के द्वारा। अब आता है तने, क्योंकि देखिए आप देखते हैं कि पादपों में मुख्य रूप से जड़ों से तो कम ही होता है, लेकिन ये जो कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है वो तने के द्वारा अधिक होती है। चाहे वो गुलाब का पेड़ लगाना हो, चाहे मोगरा का पेड़ लगाना हो, चाहे गन्ने का लगाना हो, चाहे केले का लगाना हो, आलू है या दूब है, घास है, सब में आप देखिए तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो यहां हम तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन का अध्ययन करेंगे। तनों के द्वारा, तने को देखिए स्तंभ कहा जाता है, इसी को स्टेम कहा जाता है। तो स्तंभ लिखा हो, तना लिखा हो या स्टेम लिखा हो, इसका मतलब एक ही है। तनों के द्वारा कायिक प्रवर्धन भी कह सकते हैं और जनन भी कह सकते हैं, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तनों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। अब देखिए यहां हम एक जनरल बात करें कि तना और जड़ में क्या अंतर है, किसको तना कहें किसको जड़ कहें। तो देखिए जड़ों के अंदर पर्व और पर्व संधियां नहीं होती है, नॉड और इंटरनॉड नहीं होती है, इसके अलावा इनमें कलिकाएं नहीं होती हैं, ना तो कक्षस्थ कलिकाएं, जड़ों के अंदर ना कक्षस्थ कलिका होती है ना अंतस्थ कलिका होती है। लेकिन ये जो तने हैं इनकी विशेषता होती है कि इनमें एक तो पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं, साथ में इसके अंदर कक्षस्थ कलिकाएं एवं अंतस्थ कलिकाएं होती हैं, और ये कलिकाएं जो होती हैं इन्हीं से एक नए पादपों का विकास होता है, क्योंकि ये नई प्रहरों का जन्म देने के सक्षम होती है, क्योंकि इनमें एक तरह से विभजोतक ऊतक पाया जाता है। तो देखिए ये तने जो होते हैं, तने अगर हम इनका भी वर्गीकरण देखें, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है कि तना उनके स्वभाव के आधार पर तने को हम 3 प्रकारों में बांट देते हैं, और तीनों ही प्रकार के जो तने हैं वो कायिक प्रवर्धन कर सकते हैं। तो तने जो होते हैं 3 प्रकार के, एक तो भूमिगत तने होते हैं, भूमिगत तने। दूसरे होते हैं अर्धवायवीय तने, और तीसरा जो प्रकार है वो है वायवीय तने, एरोबिक स्टेम, वायवीय तने। तो यहां आप देखिए तने 3 कैटेगरियों में डिवाइड किए हुए हैं, एक तो है भूमिगत तने, दूसरे अर्धवायवीय तने और तीसरे वायवीय तने। आप देखिए इनको किस तरह से डिवाइड किया है। देखिए भूमिगत तने वो तने होते हैं जो भूमि के अंदर रहते हैं, अर्थात ये भूमि के अंदर रहते हुए ही अपनी वृद्धि करते हैं। दूसरे होते हैं अर्धवायवीय तने, ये वो तने हैं जिनका कुछ हिस्सा भूमि के अंदर होता है और कुछ हिस्सा बाहर रहता है, तो दोनों के मध्यवर्ती यानी दोनों ही स्थितियों में रहते हैं, इसलिए इसको अर्धवायवीय तने कहते हैं। तीसरे वो तने जो पूरी तरह से वायु के अंदर रहते हैं, यानी एक तरह से जड़ से मिट्टी से बाहर निकले हुए रहते हैं, तो वो कहलाते हैं वायवीय तने। अब ये भूमिगत तने जो होते हैं, ये भूमिगत तने 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं ये, यानी इनके अंदर जो गुण हैं उसके आधार पर इनको 4 कैटेगरियों में डिवाइड किया है। एक तो होते हैं प्रकंद, प्रकंद, दूसरे होते हैं कंद, ट्यूबर, तीसरे होते हैं
यानी ABC बाण बना दें इनको हम। ए प्रकंद, बी कंद, तीसरा है सल्क कंद और चौथा है घन कंद। देखिए ये प्रकार जो है ये हम पढ़ चुके हैं किसमें, एंजियोस्पर्मी जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, यानी जिनकी एक प्रकार से आकार की होती है, तो इसमें किस तरह से उनको अलग अलग रूप बने हुए होते हैं। तो यहां 4 प्रकार के तने होते हैं, प्रकंद, कंद, सलकंद और घनकंद। अब देखिए प्रकंद में आप देखिए अदरक है, हल्दी है। आप देख सकते हैं कि अदरक और हल्दी और इस तरह के जो पादप होते हैं उनको ये भूमि के अंदर ही वृद्धि करते हैं। जैसे ये अदरक है, मान लीजिए ये अदरक है। इसमें देखिए यहां इस तरह से सल्ग पाए जाते हैं और इसमें ये कलिकाएं, कक्षस्थ कलिकाएं हैं और इससे जड़ें निकली रहती हैं। जब एक अदरक जमीन से निकाली जाती है तो उस समय इस तरह से होती है, बाद में तो ये क्या है जड़ें हट जाती हैं। तो इसमें ये जो कलिकाएं हैं ये कलिकाएं, कलिकाएं, इनको अगर हम तोड़ करके अलग कर दें, यानी इनको अलग अपने आप ही पर्व संधि, क्योंकि ये जो जहां से विकसित होती है वो पर्व संधि से विकसित होती है, तो इसको अगर अलग कर दें और अलग करने के बाद में अगर इसे मिट्टी में दबा दें और मिट्टी को नम कर दें तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद इसमें जड़ें निकल आएंगी और एक नया प्ररोह विकसित हो जाता है। तो यहां अदरक का पेड़ इसी तरह से लगाया जाता है। आप घरों में देखिए गर्मी के दिनों में जब अदरक ज्यादा आती है तो उस अदरक को ला करके और एक तरह से काट दिया जाता है जमीन में, जो ज्यादा समय तक वो सुरक्षित भी रहते हैं और नए पादप की उत्पत्ति भी हो जाती है। तो इसी तरह से आप हल्दी को भी देखेंगे तो हल्दी में भी इसी प्रकार का तरीका होता है। तो ये एक कह सकते हैं कि प्रकंद प्रकार का जो तना होता है, हल्दी है, अदरक है, इनमें कायिक प्रवर्धन के द्वारा नए पौधों को तैयार किया जाता है। दूसरा उदाहरण ले हम कंद। कंद के अंतर्गत आते हैं आलू। देखिए आलू एक इस तरह का तना होता है जिसमें भोज्य पदार्थों के संचय के कारण यह फूल करके मोटा हो जाता है और इसमें कलिकाएं विकसित हो जाती हैं। जैसे ये आलू है तो इसमें कुछ स्थानों पर इस तरह से कलिकाएं विकसित, इनको हम कहते हैं कक्षस्थ कलिकाएं, कक्षस्थ कलिका। ये जो कक्षस्थ कलिका, एक को कलिका कहेंगे, सबको कलिकाएं कहेंगे, कलिका। ये एक तरह से जनरल भाषा में अपन कहते हैं आलू की आंख, आंख जैसी संरचना बन जाती है। और कई बार अपन घरों में आलू ला करके रखते हैं और मौसम बरसात का सा होता है तो देखते हैं कि उसमें से वो हरे हरे से पत्ते से निकलने लग जाते हैं, यानी एक प्रकार से उनका परिवर्धन प्रारंभ हो जाता है, यानी नए पौधे की उत्पत्ति जो है वो शुरुआत हो जाती है। और कई बार कई दिनों तक अगर रखा रहता है तो एक पेड़ जैसा ही पूरा बनने लग जाता है। तो ये एक तरह से कंद का प्रकार है आलू, और इसमें इसी प्रकार का कायिक प्रवर्धन होता है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि आलू की खेती इसी तरीके से की जाती है। कभी भी बीज डाल करके आलू के पादप को तैयार नहीं किया जाता है, बल्कि आलू की ये जो आंख रूपी जो कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं इनको काट करके जमीन में इस प्रकार से गाड़ते हैं कि ये ऊपर की तरफ रहें थोड़ी, और लगातार जब नमी प्राप्त हो जाती है तो ये अंकुरित होकर के नए पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो एक ही आलू से कम समय में कई संख्या में आलू के पादप तैयार किए जाते हैं, और इनकी एक और खासियत है कि जो भी पादप तैयार होंगे वो पूरी तरह से गुणों में उस जनक पादप के बिल्कुल समान होंगे। तो ये आलू है।
इसी तरह से देखिए आप देख सकते हैं एक होता है घनकंद, प्याज है, लहसुन है। ये जो प्याज है इसमें क्या होता है, देखिए ये तना है इसका, अपहंसित स्थिति में है और इससे क्या है, जड़ें निकल आती है। इसमें कलिकाएं हैं, ये देखिए और इन कलिकाओं के अंदर देखिए इस तरह से और एक नया पौधा विकसित हो जाता है। कई बार घरों में प्याज रखा हुआ रहता है, धीरे धीरे वो अंकुरित हो जाता है, हरे रंग का हो जाता है। और फसल प्याज की जब करते हैं तो भी ऐसे ही करते हैं, छोटे छोटे प्याज होते हैं उनको, जो कि एक प्रकार से क्या है, घन सलकंद है, उनको गाड़ देते हैं और वही नीचे से जड़ें विकसित होकर के और एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो इस सलकंदों के द्वारा कायिक जनन एक सामान्य लक्षण है, सामान्य उदाहरण है, जैसा कि आप देखते भी हैं। आप अधिकतर इस तरह के वातावरण में रहते हैं जहां इस तरह की चीजें आपको आसानी से देखने को मिल जाती हैं। अब आता है घनकंद। तो देखिए इसी तरह का घनकंद होते हैं। घनकंद का उदाहरण है जैसे जमीकंद होता है, जमीकंद या केसर है या अरबी है, ये सब घनकंद के उदाहरण है। तो देखिए इसमें जैसे अरबी होती है, यहां इस तरह से इसमें ये उभार से बन जाते हैं और इन्हीं को अगर अलग कर दें तो इनसे नए पौधे विकसित हो जाते हैं। तो यहां आपने देखा कि भूमिगत तने जो होते हैं उनके द्वारा कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया होती है। आप इनको उदाहरणों को याद रखिए क्योंकि अक्सर परीक्षा में उदाहरण पूछे जाते हैं। तो भूमिगत तने जो होते हैं वो कैसे तने होते हैं, ये भूमि के अंदर वृद्धि करते हैं। इनमें प्रकंद प्रकार का तना होता है, कंद होता है, सलकंद होता है, घनकंद होता है और इनके ये उदाहरण है जिनमें कायिक प्रवर्धन के द्वारा नए पौधों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब हम बात करें अर्धवायवीय तने की। अर्धवायवीय तने दूसरा है, अर्धवायवीय तने। देखिए ऐसे तने जो कुछ भूमि के समतल होकर के यानी भूमि के अंदर और बाहर दोनों ही स्थितियों में रहते हैं। आधे भूमि से अंदर होते हैं, आधे बाहर की तरफ होते हैं, तो इसलिए अर्ध यानी एक तरह से सेमी वायवीय तने कहते हैं। अब ये तने भी 3-4 प्रकार के होते हैं। इनके भी लक्षणों के आधार पर इनको प्रकारों में बांट दिया गया है। एक तो होते हैं ऊपरी भूस्तारी। ऊपरी भूस्तारी नाम से क्लियर है, भूमि के ऊपर की तरफ होते हैं और ये जब इनकी जो जड़ें होती हैं यानी कली, जहां से पर्व संधि होती है वहां से जड़ें नीचे की तरफ निकली हुई रहती है। तो इस प्रकार के जो तने होते हैं उनको ऊपरी भूस्तारी कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि ये जो घास है, घास में एक थोड़ी सी घास आप लगा दीजिएगा और जमीन को नम कर दीजिए, देखते हैं धीरे धीरे वो बढ़ती हुई पूरे उस स्थान को घेर लेती है। तो ये किसके कारण होती है, ये कायिक प्रवर्धन के कारण इस तरह से इसके अंदर अलैंगिक जनन होता है या कह सकते हैं कायिक प्रवर्धन होता है। दूसरा है अंत्य भूस्तारी। अंत्य भूस्तारी, अब इसमें क्या होता है, भूमि के अंदर रहती है और कुछ स्थानों पर ये बाहर निकली रहती हैं। तो जैसे पोदीना होता है, मिंट, पोदीना आपने देखा है इस समय गर्मियों के दिनों में चलता है और वो जमीन के अंदर इस तरह से फैलता है और उसकी काली काली सी जो तने होते हैं वो बाहर की तरफ निकले रहते हैं और जड़ें जो है वो नीचे की तरफ दबी रहती है। ठीक है, इसी तरह से एक और है भूस्तारी। भूस्तारी
जैसा कि स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। और चौथा है भूस्तारिका। इसका उदाहरण है जलकुंभी, आइकॉर्निया, जलकुंभी। देखिए जलकुंभी एक पर वाला पादप होता है, जलीय पादप होता है, जल के अंदर रहता है और इसमें कायिक प्रवर्धन की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से होती है, यानी ये बहुत जल्दी जल्दी अपनी क्या करता है, वृद्धि करता है। ये अगर किसी भी पादप यानी किसी भी जल के अंदर अगर इसको डाल दिया जाए तो कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया के दौरान ये लगातार तेजी से वृद्धि करता जाता है और कुछ समय के अंतराल में ही ये पूरे जल के चारों तरफ फैल जाता है। तो ये एक तरह से, इसे आगे हम बताएंगे, इस गुण के कारण अच्छाई भी समझो या बुराई ये है कि इतनी तेजी से फैल जाता है कि इसके कारण जो सारी जल की ऑक्सीजन होती है उसको सोख लेता है, जो कि जल के अंदर रहने वाले जो जलीय जीव होते हैं वो मर जाते हैं जल की ऑक्सीजन की कमी की वजह से। इसलिए इसे वाटर हाइसिथ के नाम से जाना जाता है, या हिंदी में कहें जल महाविपत्ति के रूप में जाना जाता है, और इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। ठीक है, तो और इस पर डिस्कस करेंगे। तो बंगाल का आतंक जो है वो कौन है, जलकुंभी है, और वो किसके उनके कारण है, इसमें कायिक प्रवर्धन के कारण ये गुण होता है। ठीक है, तो अब हम दो प्रकार के पादपों के बारे में पढ़ चुके हैं। एक तो है यानी कायिक प्रवर्धनों के बारे में, एक तो है जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन, तनों के द्वारा, और तने में भी हमने दो प्रकार के पढ़े हैं। एक तो है भूमिगत तने और दूसरे हैं अर्धवायवीय तने। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे वायवीय तनों में किस प्रकार से होता है और इस कायिक प्रवर्धन का क्या महत्व है, इसकी क्या कमियां हैं। ठीक है, तो कल इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके।